हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7, पार्ट नंबर 13 अपने आज इसका करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। तो इसमें अपने क्या है कि अपने स्टार्ट कर लिया था जो पिछली वीडियो थी, उसमें टॉपिक है एक चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की या आवेश की गति। ठीक है। तो उसमें अपने क्या था, दो कंडीशन पड़ी थी कि एक तो या तो क्या है कि जो आवेश है वो रेस्ट में हो यानी स्थिर हो आवेश, और एक स्थिति ये थी कि अगर आवेश है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल गति कर रहा हूं। ठीक है। आज उसी का ही तीसरा स्पेशल केस है तो स्पेशल केस, लेकिन ये बड़ा है तो इसको अलग टॉपिक ही बना दिया बुक वालों ने। ठीक है। तो वो देखो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेश की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अगर कोई लंबवत आवेश गति करता है तो उस आवेश पर बल किस प्रकार लगता है, वो किस प्रकार गति करता है, वो अपने आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो अब देखो, आपको पता है कि जब भी कोई आवेश क्या है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है उस पर बल लगता है, उसको चुंबकीय बल बोल देते हैं। और इस बल के कारण ही वो क्या है, अपनी गति जिस दिशा में मान लो कर रहा है उससे थोड़ा बहुत भटकता भी है। ठीक है। आज भटकेगा, कल नहीं भटका था, क्योंकि कल दोनों केस में जो बल था वो जीरो था। क्योंकि अगर देखो बल लगाना अपने स्टार्ट कर देते हैं किसी वस्तु पर या किसी आवेश पर, तो तब क्या होता है, उस आवेश या तो देखो आवेश जब आवेश पर बल लगेगा तो उस बल का मान अपने पड़ा हुआ है ये वाला है। ठीक है। कल तो क्या था, बल जीरो था तो आवेश की गति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, लेकिन आ जाएगा। तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा क्या होता है, बल का मान होता है। अपने क्या है, चित्रानुसार एक आवेश क्यू है समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वी वेग से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल ये होता है। ठीक है। अब देखो यहां पर बी वेक्टर की दिशा है वो क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। और अगर मैं इसकी दिशा लिखूं तो वो क्या हुई, तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर, ये क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी जो उस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। समझ आई इतनी बात। तो अब नेक्स्ट देखो, ये दिशा अपने क्या है, बी वेक्टर यानी आपका अगर मान लो ये ब्लू है तो इसको अंदर की तरफ मैं करूं, और वी वेक्टर आपका ऐसे है, तो दोनों के मध्य कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो अपने यहां पर आपको पता है जब लंबवत गति कर रहा है तो यहां जो थीटा है, थीटा यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है। तो जो एफ होगा यहाँ पर वो क्या होगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, यानी कि क्यू वी बी, और ये बल का क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान हो जाएगा क्यू वी बी के बराबर। समझ आई बात। तो अब देखो इस बल की दिशा अपने निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बल किस दिशा में लग रहा है वैसे ही क्या करेगा, जो आपका आवेश है वो गति करेगा। तो अपने दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां पर जो कल नियम लगाया था वही नियम आज लगाते हैं, V क्रॉस B वाला, यानी दाएं हाथ का नियम सदिश के गुणन का। ठीक है। तो अब देखो आप यहां पर V इधर है और B अंदर की ओर लग रहा है। मैंने यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट ले लिए हैं। इन चारों पॉइंट पर अगर आवेश हो तो यहां पर बल की दिशा कौन सी होगी, वो अपने चारों पॉइंट के लिए निकालते हैं। ठीक है। तो अब देखो, मान लो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो इस पेन के द्वारा दिखाया गया है, और ये V आपका ब्लैक पेन के द्वारा। तो B ऐसे है और V ऐसे है, तो आप देखो V की तरफ अंगुलियां रखो और B की तरफ मोड़ दो, तो ये V है, V की तरफ अंगुलियां रखी और B की तरफ मोड़ दी, तो इस P बिंदु पर जो आपके बल की दिशा है वो कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो यहां पर मैं बल की दिशा बना रहा हूं, इस P बिंदु पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है। ये बल की दिशा हो जाएगी, F वेक्टर की ये वाली दिशा है। अब Q पर देखो, Q पर अगर मान लो आवेश पड़ा हो तो इस पर क्या है कि अगर मैं यहां पर वेग की बात करूं तो वेग की दिशा अपने क्या लेते हैं, वेग की दिशा ये वाली, ये V वेक्टर है, ये V वेक्टर है यहाँ पे, और ये V वेक्टर है। ठीक है। तो अब देखो जो आपका आवेश है उसके V वेक्टर की दिशा तो क्या है, ऊपर की तरफ है, और आपका ये चुंबकीय क्षेत्र है ये अंदर की ओर लग रहा है। अब ठीक है, ऐसे है, तो V की तरफ अंगुलियां रखी और B की तरफ मोड़ दी, तो अब मेरी तरफ, यानी कि जो यहां पर बल की दिशा आ जाएगी वो क्या होगी, ऐसे अंदर की तरफ होगी। ये F वेक्टर की दिशा है। ठीक है। इसी तरह R पर बात करता हूं तो R पर V इधर है,
V ये वाला आपने लिया था, तो B इधर है आपका, B अंदर की ओर ही है और V आपका इधर की ओर है। ठीक है, तो अब यहां पर आपने क्या करना है, V की तरफ अंगुलियां रखनी है और उनको B की तरफ मोड़ देना है। तो V की तरफ आप क्या करोगे, अंगुलियां रखोगे ऐसे V की तरफ और उनको B की तरफ मोड़ दोगे। तो अब आपका V ऐसे है, ठीक है, V ऐसे है, उसको B की तरफ मोड़ना है, तो जो आपका अंगूठा है नीचे की तरफ आएगा, मतलब आप यहां पर जो बल की दिशा है वो ऐसे हो जाएगी, F वेक्टर। ठीक है, अब देखो क्या है, S पर अगर मैं बल की दिशा देखूं तो S आपका क्या है, V नीचे की तरफ है और B आपका अंदर की तरफ है। तो V की तरफ अंगुलियां रखो और B की तरफ मोड़ दो तो इधर की ओर हो जाएगी, मतलब जो बल की दिशा है वो ऐसी आएगी। तो अगर मैं यहां पर कोई एक ऐसा कॉमन पॉइंट ले लेता हूं तो इस कॉमन पॉइंट की तरफ ही सारी दिशाएं जा रही हैं। अब इसका अर्थ देखो क्या है, समझो इसका अर्थ। इसका अर्थ ये है कि अगर मान लो आपका आवेश इस P बिंदु से इधर V वेग से जा रहा है, मान लो उसने जाना इधर है, लेकिन बल उस पर ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, और जब तक वो P से Q तक जाएगा तो उस पर बल ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उसे जाना तो इस V की दिशा में चाहिए, जिधर वेग होता है उसी दिशा में जाता है, लेकिन वो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है और ऐसे करके Q तक पहुंचता है। और इसके हर पॉइंट पर अगर मान लो आप यहां पर निकालते हो, यहां पर निकालते हो, यहां पर, बल की जो दिशा है वो ऐसे इस पॉइंट की तरफ ही आएगी। ठीक है, अब फिर से जब Q से R की तरफ जाएगा तो आपका जो कण है वो वास्तव में जाना तो ऊपर चाहिए था, लेकिन मुड़ जाएगा अपने जो असली रास्ता है उससे। इसी तरह R से S तक जब आएगा तब भी मुड़ जाएगा और S से दोबारा P तक आएगा तब भी। यानी कि अगर अपने इसको सही तरीके से कहें तो ये एक कण वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, उसे जाना इधर था लेकिन जा इधर गया वो, और उसके हर बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर जहां पर पहुंचता है एक केंद्र की तरफ बल लगता है, उस वृत्त के केंद्र की तरफ। तो अगर मैं इसको सही तरीके से बनाऊं तो चार ही इसमें दिशाएं बनाता हूं मैं ये वाली, कि ये बल की दिशा यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है, यहां पर ऐसे है और यहां पर ऐसे है। ये O इसका क्या है, केंद्र है। तो अपने यहां पे एक चीज लिखते हैं कि इस बल के अधीन, इस बल के अधीन आवेश वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। और यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जब छोटे क्वेश्चन, एक नंबर वाले क्वेश्चन है उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या पूछेंगे कि अगर कोई आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसके पथ का, उसका पथ कैसा होगा, तो आप कहोगे कि उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार पथ पर वो गति करेगा। समझ आई बात। तो अब वृत्ताकार पथ पर जब आपका आवेश गति करेगा तो क्या होगा, यहां पर अपने को कुछ राशियों के मान निकालने पड़ेंगे। ये चीज तो समझ आ गई कि वृत्ताकार पथ पर कैसे गति करेगा, यानी एक्चुअल जिस दिशा में जाना चाहिए था उससे थोड़ा सा टेढ़ा होकर मुड़ जाएगा। क्यू पर सीधा जाना चाहिए था लेकिन इधर मुड़ेगा क्योंकि बल अंदर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। तो अपने को अब क्या है, कुछ राशियों के मान निकालने हैं। तो उस राशियों के मान निकालने के लिए यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वहां पर जो उस पर एक बल लगता है और वो बल केंद्र की ओर लगता है, उस बल को अपने अभिकेंद्रीय बल बोल देते हैं। अभिकेंद्रीय बल कोई अलग से बल नहीं होता। जब आपका कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा होगा तो कोई ना कोई वहां पर दूसरा बल उपस्थित होगा, वो अभिकेंद्रीय बल का काम करेगा। लेकिन वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक ये है कि केंद्र की ओर एक बल लगना चाहिए और यहां पर वो बल का काम कर रहा है चुंबकीय बल। ठीक है, अभी केंद्रीय बल अलग से नहीं लगता, कोई बल होता वही बल है जो अपने क्या है वृत्ताकार पथ में कोई ना कोई लग रहा होता है। कई जगह ये तनाव बल बन जाता है, कई जगह कुछ बन जाता है। तो अपने यहां पे कहेंगे कि इस स्थिति में आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा, अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। ठीक है, यानी अभिकेंद्रीय बल का कार्य कौन करेगा, यहां पर आवेश पर जो चुंबकीय बल कर रहा है। अतः अपने यहां पे लिखते हैं जो आपका QVB है
वो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। आर यहाँ पर क्या है, जिस वृत्ताकार पथ पर जो आपका कण गति कर रहा है उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने दो बलों को बराबर कैसे कर दिया। दो बलों को बराबर नहीं किया, एक ही बल है। जो वास्तव में अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है वो तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर काम उसका ये कर रहा है, तो मतलब अगर ये अभिकेंद्रीय बल है तो अभिकेंद्रीय बल के सूत्र के भी बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर v से आपका v कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने क्या है, यहां से एक निकालते हैं। पहला जो पॉइंट आता है अपने पास, वो पहला पॉइंट ये आता है पथ की त्रिज्या। ठीक है, पथ की त्रिज्या पहला पॉइंट, रेडियस ऑफ पाथ, यानी जिस वृत्ताकार पथ पर जो कण गति करता उसकी त्रिज्या। तो क्या हो जाएगी पथ की त्रिज्या, अगर इस समीकरण से लूं मैं, तो क्यू बी बराबर, क्योंकि v से v स्क्वायर कैंसिल, एम वी बटा आर। ठीक है, और अगर मैं r को इधर ले आऊं तो क्यू बी यहाँ पे बटा में आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी, ये समीकरण नंबर 1 होगी। और यही क्या है, पथ की त्रिज्या का सूत्र है आपके पास। ठीक है, पथ की त्रिज्या है ये m और v के रूप में है। अब इसको थोड़ा सा एक अलग रूप में मैं सूत्र निकालता हूं, वो कैसे, कि अपने मानते हैं, अपने यहां पर मानते हैं, माना आवेश की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा E के है, वह संवेग P बराबर एम वी है। एम यहां पर क्या है, जो आपका कण गति कर रहा है, आवेश गति कर रहा है, उसका द्रव्यमान। ठीक है, P बराबर एम वी है, तो जो आपके पास P होता है वो होता है अंडरवुड 2m/e, और ये एम वी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये एम वी के इक्वल होता है। तो एम वी की जगह आप ये सूत्र भी रख सकते हो। अब आप कहोगे कि सर ये सूत्र कैसे आया, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं थोड़ा सा। देखो, आपने पिछली बार जब वर्क एनर्जी यानी कार्य ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें आया था ये वाला फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। पता है गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होती है। ठीक है, और P बराबर एम वी होता है संवेग। अगर मैं इसको दोनों तरफ गुणा कर दूं तो सॉरी वर्ग कर दूं तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा। और E के में अगर मैं क्या करूं, m से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2m आ जाएगा। और इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह अपने पी स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये पी स्क्वायर बटा 2m आ जाएगा। तो पी स्क्वायर बराबर 2m E के आ जाएगा, और P की वैल्यू जब निकालेंगे तो अंडरवुड आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट में आप समझ सकते हो। तो अब अपने संवेग के रूप में अगर ये वाला सूत्र लिखना हो तो R बराबर आप लिख सकते हो √2m/e और बटा में क्यू बी। ये त्रिज्या का सूत्र किसके रूप में है, गतिज ऊर्जा के रूप में है। और ये ऊपर वाला जो सूत्र है इसमें आप इसको P भी लिख सकते हो, संवेग के रूप में है। ये वाला सूत्र किसके रूप में है, गतिज ऊर्जा के रूप में है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट अपने निकालते हैं कि कण के आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल या आवेश का आवर्तकाल। कण या आवेश एक ही बात है, यहाँ पर आवेश अपने एक कण की तरह ही लेते हैं। टाइम पीरियड, ठीक है। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में कि एक वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर तय करने में उसको लगा समय। ठीक है, तो आवर्तकाल का जो अपने अगर यहाँ पे लिखें, आवर्तकाल T से शो करते हैं एक चक्कर में लगा समय, लगा समय, यही होता है आवर्तकाल। तो अब देखो T बराबर, अगर मैं आवर्तकाल की बात करूं, समय बराबर ये होता है एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बटे में कण का वेग। दूरी बटा वेग क्या होता है, समय होता है। वेग बराबर दूरी बटा समय होता है, तो दूरी सॉरी समय बराबर दूरी बटा वेग हो जाएगा। और एक चक्कर में जो कण दूरी तय करता है वो होती है 2πr, और कण का जो वेग है वो आपके पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं v की वैल्यू निकालना चाहूं तो, या फिर आप क्या करो, इस r की वैल्यू यहां पर रख दो समीकरण 1 से। ठीक है, v की निकालने की जरूरत नहीं है, समीकरण 1 से r का मान रखने पर
तो आर का मान जब अपने रखेंगे इस सूत्र में तो टी बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 2 पाई आर, और अपॉन में आर का मान है एम वी बटा क्यू बी। एम वी यहाँ पे आ जाएगा और 2 पाई वी की नहीं आर का मान रखना है, तो 2 पाई अपॉन वी और इनटू में आर का मान एम वी बटा क्यू बी। मैंने भी कहा ऐसे कैसे हो गया, तो v से v कैंसिल, तो t का मान जो आएगा वो आएगा 2 पाई m और अपॉन में क्यूब b। ये t का मान आ जाएगा। तो कण का जो आवर्तकाल है वो आपका इसके समान आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लो, पहले इसको देख लो सूत्र को। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पेपर के लिए, आज से तो नहीं है इतना, लेकिन कंपटीशन के लिए आज से है। ठीक है, वो देखो क्या क्वेश्चन है आपके पास कि यहां पर आप देखो कि जो कण का आवर्तकाल है वो वेग पर निर्भर नहीं कर रहा कण के। ठीक है, लेकिन आपको पता है अगर वेग बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल कम होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए। तो इसका कारण देखो क्या है, एक्चुअल में होता क्या है यहां पर कि जब आप क्या करते हो कण का वेग बढ़ा देते हो इस वृत्ताकार गति में। ठीक है, तो कण का आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करता, मतलब वेग का मान जितना मर्जी कर दो आवर्तकाल यही रहेगा, एक चक्कर में लगने वाला समय यही रहेगा। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? वेग का मान चेंज करने पर आवर्तकाल चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा, सूत्र में आ ही नहीं रहा वेग, तो कैसे? तो होगा क्या यहां पर एक्चुअल में वो समझो कि जो कण का मान लो आपने वेग का मान 5 मीटर पर सेकंड ले रखा है। ठीक है, तो कण आपका ऐसे गति करेगा इस पथ पर, वृत्ताकार पथ पर। अब जब आपने इसको मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग को कर दिया, तो जो आपके कण का पथ है ना वो एक्चुअल में ऐसा हो जाएगा। मतलब कि अब वो करेगा तो वृत्ताकार पथ में गति, लेकिन क्या है कि उसका जो वृत्त है यानी बड़ा वृत्त बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप v बढ़ाओगे तो ये 2 पाई आर यानी जो दूरी तय कर रहा है वो टोटल ऊपर वाली, वो भी बढ़ जाएगी साथ में। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है इसके कि जैसे ही अपने कण का वेग बढ़ाया, मान लो वेग ज्यादा कर दिया, डबल कर दिया, तो देखा गया कि जो t का मान है वो उतना ही रह रहा है, लेकिन कण क्या है बड़ी त्रिज्या के पथ में गति कर रहा है। ठीक है, मतलब बड़ा सर्कल वो क्या करने लग गया, तय करने लग गया। तो इससे आपको ये पता लगता है कि आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करता। उसका कारण यही है कि वेग पर क्यों नहीं निर्भर करता आवर्तकाल, कि जो कण है उसका वेग बढ़ाने पर जो उसका चक्कर है उसका मान भी बढ़ जाता है। तो अब इसको रफ कर रहा हूं मैं, एक बार देख लो इसको। अब तीसरा देखो, इसमें तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है कण की आवर्ती। कण की आवर्ती फ्रीक्वेंसी, इसको n से शो करते हैं या एफ वी इसको कई जगह लिख देते हैं, जो चिन्ह होता है इसका। तो आवर्ती जो होती है वो 1/, आवर्तकाल के बराबर होती है। तो आवर्तकाल का जो सूत्र आ रहा है उसको आप क्या कर दो, उल्टा कर दो, तो क्यू बी अपॉन 2 पाई m क्या आ जाएगा, आवर्ती का सूत्र आ जाएगा। ठीक है, अब चौथे नंबर पर जो आता है कण की कोणीय आवर्ती, या इस कोणीय आवर्ती का दूसरा नाम है कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग अपने इसको कह सकते हैं। तो अब कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग ऐसे तो नहीं पता लगेगा आपको, लेकिन जब इसका चिन्ह लिख दूंगा मैं तब आपको पता लग जाएगा, ओमेगा से इसको शो करते हैं। ठीक है, तो ओमेगा का मान अपने निकालते हैं यहां पर। तो ओमेगा का मान आप देखो पता क्या होता है, तो वी नो दैट ओमेगा का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला, ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी बराबर ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बटा आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू, समीकरण 1 से आप आर का मान रख दो यहाँ पे, वी अपॉन एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये क्यू बी ऊपर जाएगा, वी से वी कैंसिल, तो ये आ जाएगा क्यू बी बटा में एम। ये क्या आ जाएगा, कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग इसको कह देते हैं। तो देखो क्या है, कोणीय वेग भी आपका क्या है, वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है, जो उसका रेखीय वेग है उस पर ये निर्भर नहीं कर रहा, ओमेगा बराबर क्यू बी बटा एम आ रहा है। तो इसका भी कारण यही है कि आपको पता है ओमेगा 2 पाई बटा टी होता है वैसे तो,
ओमेगा 2 पाई बटा टी होता है। 2 पाई क्या होता है, एक चक्कर में तय की गई कोणीय दूरी। ये कोणीय दूरी है, एक चक्कर में टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो अपने उसको रेडियन में 2 पाई लिखते हैं। और टी यहाँ पे क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल तो आप पहले ही कह चुके हो कि क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। और 2 पाई क्या है, ऑलरेडी पहले से एक कांस्टेंट है। तो इन दो कांस्टेंट राशियों का जब अपने बटा में करेंगे तो ये कांस्टेंट ही आएगा, और वो चीज अपने पास यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने टी का फॉर्मूला भी सही है, जो अपने यहाँ पर ये कह रहे थे कि जो ये टी है ये कांस्टेंट आ रहा है, तो वो प्रूव भी हो गया, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है। समझ आई बात। तो ये इसके बच्चों थे 4 फॉर्मूले, इसको देख लो आप। तो इसके आधार पर अपने ये कह सकते हैं कि जो कण का पथ है वो क्या होता है, वृत्ताकार पथ में कण जो है वो गति करता है जब भी उसको अपने क्या करें, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखें। अब समरूप चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान हर जगह एक समान होना चाहिए। आपको ऐसा जब भी चुंबकीय क्षेत्र बनाना है तो इसको याद रखना, आप ऐसे नहीं भी ऐसे काटे, ये वाला क्रॉस आप जैसे मर्जी लगा दो आप यहाँ पे, इसको एक व्यवस्थित तरीके से लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, जैसे मान लो 4 लगा दिए आपने समान दूरी पर, तो दूसरे 4 भी समान दूरी पर होने चाहिए, फिर 4 भी समान दूरी पर। तो इससे ये पता लगता है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है ये क्या है, समरूप है। मतलब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बदल रहा है, चाहे आप किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान निकाल लो, वो क्या है, सेम है। समझ आई बात। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। तो मुझे उम्मीद है आपको जरूर ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो इस टॉपिक को क्या है आपको रिवाइज करना, कॉपी में 2-3 बार लिख के देखना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए आज से भी। और दूसरी चीज जो आपका टॉपिक काटा हुआ है ना साइक्लोट्रॉन, ठीक है, वो साइक्लोट्रॉन में जितने फॉर्मूले हैं वो सारे आ गए इसमें। कण का कोणीय वेग, ये सारे फॉर्मूले बिल्कुल सेम फॉर्मूले, यही 2 पाई एम अपॉन क्यू भी ये साइक्लोट्रॉन के लिए अपने निकालना था, क्योंकि वो इसी सिद्धांत पर काम करता है जो अपने आज टॉपिक पढ़ा है। वो काट दिया गया आपके सिलेबस से, तो उस कटे हुए का आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टॉपिक आप ऑलरेडी यहाँ पर ये आज कर चुके हो। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से करना, कॉपी में लिख के देखना। साइक्लोट्रॉन पहले बड़ा टॉपिक होता था जो पेपर में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस होते थे, लेकिन इस बार वो नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।